हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूरे कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो गाइज यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। गाइज पेपर 1 की पहली न्यूज में नागरहोल नेशनल पार्क की बात की जा रही है, तो इसकी लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, नागरहोल नेशनल पार्क हम लोग को कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। आप कौन से स्टेट में हैं और आपके स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। तो देखिए, अभी ये नागरहोल नेशनल पार्क न्यूज में क्यों था, तो काफी इजी सी चीज है। जनरली आप याद रखिएगा कि अभी यहाँ पर क्या डिसीजन चल रहा है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये मान के चलो, ये सर्कल जो है ये नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क से ये रोड होती हुई गुजरती है, तो इस रोड से जो गाड़ियां वगैरह निकलती है, तो उसके चलते मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोई गाड़ी से जो है वो जानवर टकरा टकरा गया, या फिर कोई भी इशू हो सकता है। कुछ लोग जो है वो गाड़ी खड़ी करके जो एनिमल्स हैं उनको देखते हैं, और फिर कई बार तो काफ़ी सारे लोग कचरा वगैरह वहाँ पर फेंक देते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे जानवर जो है वो पॉलीथीन वगैरह और इस प्रकार की चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। राइट, तो यहाँ पर ये टारगेट किया गया है कि अब यहाँ पर एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे कि जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। प्लस यहाँ पर टाइम स्टैंपिंग मैकेनिज्म भी शुरू किया जाएगा। टाइम स्टैंपिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी गाड़ी निकलेगी तो उस गाड़ी, जैसे ही हम लोग, जैसे आपको पता होगा काफ़ी सारी ऐसी पार्किंग्स वगैरह होती है मॉल्स वगैरह की। जब आप एंटर होते हैं, तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर पार्किंग में आपको टाइमिंग दिया जाता है कि आप कितने बजे एंटर हुए हैं। तो उसी प्रकार की कुछ स्टैंपिंग यहाँ पर की जाएगी कि जो भी व्यक्ति जैसे ही एंटर हो रहा है इस एरिया पे, तो उसको एक पर्ची दे दी जाएगी जिसमें कुछ टाइमिंग वगैरह लिखा रहेगा। तो अब जब वो एग्जिट करेगा तो फिर उस चेक किया जाएगा कि कितनी देर तक वो इस लोकेशन पे रहा है। क्योंकि देखो, एक एवरेज टाइम होता है कोई भी एरिया को अगर क्रॉस करना है, तो आप जानते हो कि एक एवरेज टाइम में कोई भी एरिया क्रॉस कर लिया जाता है। बट अगर कोई इंसान एवरेज टाइम से काफी ज्यादा वहां पर अगर स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा वहां पर, या फिर वो खड़ा होगा। राइट, तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज बकायदा बता दी गई है कि इस एरिया पर गाड़ियों को खड़े होना भी अलाउड नहीं है। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो, क्योंकि देखो अगर बाई चांस गाड़ी पंचर हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि खड़े तो होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर अथॉरिटीज वगैरह पूछताछ करेंगी, वो इंश्योर करेंगी कि हाँ वाकई में जेन्युइन इशू था कि नहीं था। और अगर जेन्युइन इशू होता है तो छोड़ दिया जाएगा, वरना फिर उनके ऊपर फाइन वगैरह इंपोज किया जाएगा, और चेक किया जाएगा कि कहीं उन्हें किसी जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते थे। लोग बाग यहाँ पर कचरा वगैरह भी फेंकते थे, तो यहाँ पर कचरा फेंकना वगैरह भी जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, कि यानी कि बोला गया है कि यहाँ पर कोई भी लिटर वगैरह नहीं करेगा, यानी कि कचरा वगैरह नहीं फेंकेगा। ठीक है, और यहाँ पर गाड़ियों की भी स्पीड लिमिट जो है उसको भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो रख दी गई है, कि इससे ज्यादा जो है वो नहीं चलाएंगे लोग बाग गाड़ी, और वो सब चीजें भी रिकॉर्ड की जाएंगी, पूरी मॉनिटर की जाएंगी। तो इस प्रकार की चीजें के ऊपर जो है वो भी काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी ये सब चीजें जो है वो लागू की जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में इन जनरल आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाकी मेनली जो थी वो ये थी नागरहोल नेशनल पार्क, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर 500 मीटर के स्ट्रेच पर एक स्पीड ब्रेकर भी जो है वो दिया जाएगा, जिससे कि गाड़ी वगैरह स्लो चले। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट टॉपिक की आगे बढ़े गाइस, बात करें तो यहाँ पर नीमू की बात हो रही है। नीमू, ठीक है, नीमू या नीमू ऐसा करके कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक लोकेशन है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली लद्दाख में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनसे मिलने। ठीक है, तो ये जो जिस जगह पर गए थे वो थी नीमू। ठीक है, तो नीमू इस जगह का नाम है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग को देखने को मिलती है। जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर जो है, और साथ ही साथ जंस्कार रिवर भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसी नीमू के पास के एरिया पर ही हम लोग को ये दो नदियां देखने को मिलती हैं। इसके 8 किलोमीटर की दूरी पर एक मैग्नेटिक हिल हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, और 1919 के बाद से इस एरिया को 1999 के बाद से इस एरिया को इंडियन आर्मी जो है हमारी, उसका एक बेस जो है वो बना दिया गया है, आर्मी का बेस। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि एक रिजर्व ब्रिगेड हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर एक रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, जो कि कनेक्ट करेगी जंस्कार वैली से नीमू को। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, इन जनरल इन्फॉर्मेशन। मेनली लोकेशन के बारे में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये अभी रिसेंटली नीमू नाम की लोकेशन न्यूज में थी, तो ये लोकेशन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा लद्दाख में है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बेसिक चीज हमने जानी, जैसे कि मैग्नेटिक हिल भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हिल जो है वो कहाँ पर है, तो ये हम लोग को लद्दाख में देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक बातें आपको? तो ये चीज है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बोट्सवाना।
सो ये देखिए, ये एक लैंडलॉक कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, बोट्सवाना। ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है नाम्बिया के साथ, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साथ। देखो, अंगोला के साथ नहीं कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंगोला जो है वो नाम्बिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, और नाम्बिया जो है उसका स्ट्रेच हम लोग को यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है। ये वाला रीजन भी जो है वो नाम्बिया का है, ना कि अंगोला का। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की कभी कभी चीजें पूछ ली जा सकती है कि ये फलाना कंट्री जो है वो अभी न्यूज में थी, किस किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो ये कंट्री, तो उसके एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोट्सवाना, ये कंट्री हम लोग को न्यूज में देखने को मिली थी, और यहाँ पर इस कंट्री के अंदर एक कलहारी डेजर्ट भी है। तो इस कंट्री का लगभग 70% जो एरिया है वो कलहारी डेजर्ट का हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कलहारी डेजर्ट जो है वो कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप इस तरह देखेंगे सदर्न रीजन पे, तो आपको ये बोट्सवाना पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक डेल्टा भी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑकवांगो डेल्टा कहाँ पर है, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा इनलैंड रिवर डेल्टा हम लोग को देखने को मिलता है। ये बोट्सवाना के नदर्न पोर्शन पर हम लोग को देखने को मिलता है, और ये बताया जाता है कि 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है यूनेस्को की, तो उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज। और ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया था गाइस? क्योंकि बताया गया है कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कुछ काफी बड़ी मात्रा में हाथियों की मृत्यु हुई है, यहाँ पर डेथ हुई है, और डेथ का कारण जो है वो अभी तक पता नहीं लगा है। उसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है कि क्या कारण है एलिफेंट्स की मृत्यु होने का, बट यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में एलिफेंट्स की मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। और आप देख ही रहे गाइस, इस प्रकार की इश्यूज आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें लाइफ की, लिविंग बीइंग की, और हम लोगों ने इस बारे में डिस्कशन भी किया था कुछ समय पहले कि ये जो एरा जो अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, तो उस समय हम लोग को शायद हो सकता है कि एकदम से बहुत बड़ी आबादी जो है वो घट जाए कुछ स्पीसीज की, क्योंकि ये लगातार चलता आ रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, एक्सटेंशन के बारे में। जैसे आपको पता होगा, एक टाइम आया था जिसमें डायनासोर जो है वो पूरी तरह से वैनिश हो गए थे, खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। वैसे ही इसी प्रकार का टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार के जब इंसिडेंट्स होते हैं कि जब स्पीसीज की एकदम से मृत्यु होती है या एकदम से खत्म होने लगते हैं भारी मात्रा में स्पीसीज, तो इस बात की एविडेंस भी सामने आता है कि हाँ, धीरे धीरे करके एक्सटेंशन का पीरियड जो है वो अब सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक जनरल वे में आप लिंक करते हुए चलिए। अब गाइस बात करेंगे धम्म चक्र दिवस के बारे में। तो देखिए, धम्म से आप लोग जानते हैं कि ये धम्म जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने 4 ऑफ जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा के समय पे धर्म चक्र दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया था, सेलिब्रेट किया था। और ये जो दिन है गाइस, ये कहा जाता है कि बुद्धा ने पहली बार अपने शिष्यों को एनलाइटन किया था इस दिवस में, पहली बार। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट? और ये फुल मून का डे था, आषाढ़ का, और ये डियर पार्क में किया गया था। ऋषि पटना जो एक जगह हम लोग को मॉडर्न डे सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, वहां पर देखने को मिलती है। तो ये डियर पार्क है, वहां पर बुद्धा ने अपने शिष्यों को एनलाइटन किया था। तो इसी दिन को धर्म चक्र दिवस के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। और बुद्धा के इस धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र भी कहा जाता है इस दिवस को। मतलब इनकी जो टीचिंग है, इनका जो पढ़ाया हुआ है, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र संस्कृत में कहा जाता है, और पाली में आप देख सकते हैं धम्म चक्का पवतना सुत्ता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। और इसके अलावा इसको फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है, धर्म का पहला व्हील टर्निंग इसको कहा जाता है। इसमें 4 नोबल ट्रुथ हैं और नोबल 8 फोल्ड पाथ्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि बुद्धिज्म के अंदर 4 नोबल ट्रुथ्स और नोबल 8 फोल्ड पाथ्स जो है वो कौन से हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप मार्क कर लीजिए और जरूर से इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं। और इस दिवस को गाइस श्रीलंका के अंदर इसाला पोया के नाम से जाना जाता है, और थाईलैंड के अंदर आसन बोचा के नाम से जाना जाता है। और वेसक या फिर बुद्धा पूर्णिमा के बाद ये दूसरा दिन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बुद्धिज्म के अंदर सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा भी जो है गाइस वो इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अभी हमने गुरु पूर्णिमा देखी अभी कुछ दिनों पहले, राइट, 4 को। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इसी दिन जो था वो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वो कहा जाता है कि ये बुद्धा ने जो है वो टीचिंग दी थी, पढ़ाया था अपने पहली बार अपने शिष्यों को। तो पहली टीचिंग इस दिन हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, धर्म चक्र दिवस, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अब पेपर की बात करेंगे, पेपर 2 की, तो इसमें जो टॉपिक आ रहा है गाइस पेपर 2 में, अब देखिए एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको हेड किया है जयराम रमेश जी के द्वारा। तो इसको जयराम रमेश कमेटी जो है वो कहा जा रहा है। तो देखिए गाइस, ये इसमें आपको ज्यादा डिटेल में अभी के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी ये कमेटी सेटअप हुई है, ये अपनी रिपोर्ट देगी, तब हम लोग रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बट इन जनरल आप कहीं पे लिख लो
कि पेंडेमिक जो है, महामारी वगैरह जो है, उससे लड़ने के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है जयराम रमेश कमेटी, राइट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर और एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आधार पर ये कमेटी हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि पेंडेमिक की जो सिचुएशन जो है उससे उभरने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पर ये कमेटी के अंदर वैक्सीन जो बन रही है कोरोना वायरस की, तो उसको लेकर भी डिस्कशन वगैरह किया जाएगा, ठीक है। बट अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई, बट इन जनरल आप जयराम रमेश कमेटी जो है वो कहीं पर लिख लो, क्योंकि कभी कभी मेंस में इस प्रकार के चीजें अगर उपयोग कर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस में डेफिनेटली कोरोना वायरस से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, इवन इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो जयराम रमेश कमेटी अगर आप यूज करोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट आपके आंसर में पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अभी के लिए सब इतना जान लो आप। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसको मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोग को पढ़ाया हुआ है, राइट। मेरे ख्याल से शायद पिछले महीने हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहले मिजोरम ने मार्च के समय पे डॉग के मीट को बैन कर दिया था। अब नागालैंड ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो डॉग के मीट को बैन कर देंगे, यानी कि कोई भी वहां पर उस स्टेट के अंदर ना कोई डॉग के मीट को बेच सकता है, ना ही इंपोर्ट करा सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये तब हुआ जब फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एपेक्स बॉडी है एनिमल राइट्स ग्रुप की, तो इन्होंने अपील करी थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डॉग्स वगैरह को मारा जा रहा है और उसके मीट को बेचा जा रहा है, तो इसलिए इसको बैन किया जाए। तो अभी ये बैन कर दिया गया है। और एक दिलचस्प बात मैं आपको नागालैंड की बताऊंगा। तो नागालैंड और उसके कुछ एरियाज में, पार्ट्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों के कल्चर में है डॉग के मीट को खाना। तो ये ट्रेडिशनली डॉग के मीट्स को कंज्यूम कर रहे हैं डिकेड से, यानी काफी सदियों से। और उनका मानना ये है, काफी सारी कम्युनिटीज का, जो कि नागालैंड के अंदर है, कि डॉग के मीट को खाने से हेल्थ वगैरह अच्छी होती है, डॉग के मीट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और रेगुलेशन 2.5 जो हम लोग को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का देखने को मिलता है, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फूड एडिक्टिव्स रेगुलेशन 2011 जो है FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने डॉग के मीट को यहाँ पर रखा नहीं हुआ है। और ये एक प्रकार की लिस्ट बनाते हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि किस किस पर्टिकुलर स्पीसीज का मीट खाना जो होता है वो ह्यूमन के लिए सही होता है, यानी कि कंज्यूमेबल होता है, किस किस जानवर का मीट, ठीक है। तो इसमें डॉग का जो है वो मीट यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है। और यहाँ पर नहीं मेंशन करने का मतलब ये है कि डॉग का मीट जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, यानी कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो इसके बारे में भी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जैसे कि इनके ट्रेडिशन में है डॉग का मीट कंज्यूम करना, और सरकार ने यहाँ पर बैन करने की बात करी है, तो क्या ये किस हद तक सही है। तो आप अपने तर्क में बहुत सारी चीजें एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंशन कर सकते हो, और कोरोना वायरस का भी एक एग्जांपल दे सकते हो आप, क्योंकि वो भी एक स्पीसीज से ही उभर कर निकला है। आपको पता होगा, काफी सारी स्पीसीज के बारे में हम लोग ने चर्चा भी करी थी, पैंगोलिन के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने बात करी थी बैट्स वगैरह के बारे में, राइट। तो उसी प्रकार की चीजें आप मेंशन करते हो। आप ये वाली चीज भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपके आंसर में काफी अच्छा वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम लोग को न्यूज में देखने को मिली थी, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था एनरिका लेक्सी के बारे में, एनरिका लेक्सी केस के बारे में। इटली और इंडिया का ये केस हम लोग को देखने को मिला था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो 6 जुलाई वाले वीडियो में चले जाइए, ओनली करंट अफेयर में। आप अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे भी डायरेक्टली लिंक मांग सकते हैं, या फिर इन जनरल आप वहाँ पे जाइएगा, ये यूट्यूब में, यूट्यूब के सर्च कॉलम में लिखिएगा वहाँ पर 6 जुलाई 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इसके 11 मिनट 24 सेकंड पे आप जाएंगे तो ये पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा कि ये इटली वर्सेस इंडिया का क्या केस है। तो इस केस के लिए इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो अभी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने कहा था कि ये जो आरोपी हैं इनका ट्रायल वगैरह इंडिया में नहीं चलेगा, तो इन्होंने ऑर्डर दिए थे, तो इंडिया ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिया के द्वारा कही गई है, एक सिग्नल दे दिया गया इंडिया के द्वारा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट कह रही है वो हम लोग जो है वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अब देखिएगा इसको आप जो है वो आर्टिकल 51 तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, अभी जाकर वीडियो को खत्म करने के बाद आर्टिकल 51 पढ़िएगा। उसके बाद आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि इंडिया ने जो इसका पालन किया है, यानी कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो इंडिया ने पालन किया है, तो उसको आर्टिकल 15 के साथ लिंक करके दो लाइन में आपको बताना है कि कैसे जो इंडिया ने भी पालन किया है, और आर्टिकल 51 आप पढ़ोगे तो क्या ऐसी वजह है जिसके चलते जो है वो इंडिया ने पालन कर लिया। तो आर्टिकल 15 से लिंक करते हुए आप 2 लाइन में बस ये चीज जो है वो मेंशन करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे कि आर्टिकल 15 जो है वो इंडिया के एग्री होने का के पीछे का क्या कारण है। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रेरक दाऊर सम्मान के बारे में। तो देखिए, ये एक नई कैटेगरी हम लोग को अवार्ड्स की देखने को मिल रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए ये हम लोग को देखने को मिलेगी। आपको पता होगा इसकी
जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग वगैरह दी जाती है कि कौन सी स्टेट जो है वो कितनी ज़्यादा क्लीनलीनेस के मामले में कितनी अच्छी हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी कुछ समय पहले पढ़ा था, डिस्कस भी किया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि जो लेटेस्ट जो 2020 की स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसमें आप कौन सी स्टेट के हैं और आपके स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पर है। तो उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, ठीक है। और देखिए, अभी तक हमने जब उसमें डिस्कशन भी किया था तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो बड़ी सिटी है पॉपुलेशन वाइज, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर जो छोटी सिटी है स्मॉल पॉपुलेशन वाली, तो उस हिसाब से कैटेगरीज बनाई गई थी। बट अभी 2021 से अगले साल से बताया जा रहा है कि इसमें कैटेगरीज चेंज की जाएंगी और साथ ही साथ इसमें 5 एडिशनल कैटेगरी भी रखी जाएंगी, जिसमें दिव्य हम लोग को प्लैटिनम देखने को मिलेगी, अनुपम यानी कि गोल्ड, उज्जवल सिल्वर कैटेगरी, ब्रॉन्ज उदित, आरोशी एस्पायरिंग। तो ये कैटेगरी हम लोग को इस प्रकार की वहां पर देखने को मिलेंगी और हर एक कैटेगरी में टॉप 3 सिटीज जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि टॉप 3 सिटीज को ये जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी रेस में फर्स्ट आया तो उसको गोल्ड मिल गया, राइट, सेकंड आया तो सिल्वर, थर्ड आया तो ब्रॉन्ज, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लैटिनम और एस्पायरिंग भी जो है वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के बाद जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो सिटीज को रैंक वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो टॉप में आते हैं, जो टॉप होते हैं उनको गोल्ड मिलता है, राइट। तो वैसे ही है, सिटीज वगैरह को रैंक किया जाएगा जो भी सिटीज स्वच्छ होंगी, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन कैटेगरी के बेस पर होता था, अब इसमें जो इंडिकेटर्स होंगे वो भी कुछ अलग अलग टाइप के हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये इतना अभी अभी के लिए आप लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट बाकी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन जनरल रीड कर सकते हो। बाकी मेनली जो बात है वो ये है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेरक दाऊद सम्मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक नई कैटेगरी हम लोग को देखने को मिल रही है अवार्ड्स की, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लागू की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को वहां पर उस समय देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की बात यहां पर हो रही है। पहली बार इस प्रकार की कोई ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलेगी, पहली बार इस प्रकार का नेशनल इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग ड्रग्स की डिस्कवरी करेंगे, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर मीटिंग होगी, काफी सारे लोग यहां पर मौजूद होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, फैकल्टी होंगे, रिसर्चर्स होंगे, इवन स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग फील्ड्स के, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिकल साइंस, बेसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो अलग अलग फील्ड के काफी सारे लोग यहाँ पर, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट, सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर किस चीज पर विचार किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा कि कौन सा नया ड्रग बनाना है। क्योंकि आज की स्थिति में, जैसे कि आज से अगर हम लोग बात करें 2 साल पुरानी, या फिर मान के चलो पिछले साल की बात करें, तो हेल्थ जो है वो इतना टॉप प्रायोरिटी में नहीं हुआ करता था। बट अब हेल्थ जो है वो हर एक चीज में आप देखोगे तो हेल्थ सबसे ऊपर है। इवन ना ही सिर्फ इंडिया में, कंट्री में भी, और इवन इंडिविजुअल की थिंकिंग भी आज की डेट में चेंज हो गई है। पहले इंडिविजुअल जो होते थे वो कोई भी कहीं पर भी चले गए, कुछ भी चीज छू ली, कुछ भी खा लिया, बट अब देखिएगा लोगों के बिहेवियर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोरोना वायरस से डर गए। तो एक पॉजिटिव साइड भी आप देखिए कोरोना वायरस का, कि उसने एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म है उसकी स्थिति सही बता दी कि क्या किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सेक्टर को लेकर काम कर रहा है, तो उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी कि कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अलर्ट कर दिया इंडिविजुअल्स को भी, अथॉरिटीज को भी, कि हेल्थ पर जो है वो आप फोकस देना बहुत जरूरी है और हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी मानना है, जो कि हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी नहीं माना जाता था। इवन इंडिया की बात भी करें हम लोग तो 2% से भी कम हमारे जीडीपी का इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर पर खर्चा किया जाता था, 2% से भी कम। अब जो है वो उसको बढ़ाया भी जाएगा कंसर्न को देखते हुए, समझ रहे बातों को। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा एनालिसिस इस प्रकार का करना है और पॉइंट्स वगैरह मेंशन करते रहना है। और ये जो इस प्रकार का जो आया है वो ड्रग डिस्कवरी को लेकर आया है, कि ड्रग्स डिस्कवरी मतलब नाम से जान में आ रहा है कि नए प्रकार के ड्रग्स जो है वो हम लोग बनाएंगे। गाइस, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स की बात करें, और तो वो ये MIC MHRD का इनोवेशन सेल, AICTE, CSIR, CDAC और MyGov और भी काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक बेसिक चीज बस आपको याद रखनी है कि यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, ड्रग डिस्कवरी के ऊपर, कि नए नए प्रकार के ड्रग्स जो है वो बनाए जाए, तैयार किए जाए। और इसमें स्पेसिफिक ड्रग की भी बात की जा रही है, और जो अभी चैलेंजेस जो हो रहा है उसको टैकल करने की बात की जा रही है, और उसके प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उसको टैकल करने की बात की जा रही है। तो इसमें 3 ट्रैक्स टोटल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इन जनरल आप याद रखो, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट का जो इशू है वो क्या है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उससे रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह के डिजाइन के बारे में चर्चा की जाएगी, दवाई बनाने की बात की जाएगी। और अभी चल ही रहा है, आप लोग को पता होगा कि अभी इवन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी कि ICMR जो है वो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च कर देगी कोरोना वायरस की, राइट। ट्रैक 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रैक 2 के अंदर टूल्स और एल्गोरिदम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सिलिको के लिए होगा, सिलिको की प्रोसेस के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब सिलिको की प्रोसेस क्या है तो उसको एक बार जान लो आप। तो सिलिको ड्रग डिजाइन,
ये ऐसी दवाइयां तैयार की जाती है जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो गाइस, कोई भी दवाई को तैयार करना है या फिर इवन कोरोना वायरस की भी अगर हम लोग बात करें तो जो कोरोना वायरस जो है गाइस, तो उसका जीन्स कैसा है, किस प्रकार से उसका जीन जो है वो काम कर रहा है, तो उसको समझना ह्यूमन के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिलियंस ट्रिलियंस की क्वांटिटी में इसके रेप्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसके लिए एक कंप्यूटर की मदद ही से जो है वो ये सब चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि एक जो दवाई की जो डिजाइन होती है वो भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हम लोग को इसमें ट्रैक 2 में देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ट्रैक 3 की अगर बात करें तो मूनशॉट की बात हो रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स नेचर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो सिंपल बस इतना ज्यादा नहीं जाना है आप लोग को, सिंपल बस आपको पता होना चाहिए कि नई नई दवाइयां जो है वो बनाने के ऊपर और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको लेकर नई दवाई जो है वो बनाई जाए, नए ड्रग्स बनाए जाए, और जैसे कि आने वाले समय में फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ड्रग्स जो है वो प्रिपेयर करे जाएं, ठीक है। तो उस पर यहाँ पर विचार डिस्कशन हम लोग को इस हैकथॉन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है इसके बारे में। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो देखिए, रशिया के अंदर रशिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है और उसको लेकर एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है कि एक वोटिंग भी हो चुकी है। एक नेशनल रेफरेंडम के तहत वोटर्स को कहा गया था कि क्या वो 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करना चाहते हैं, तो वोटर्स ने गाइस इसको अप्रूव कर दिया है। 77.92% वोट जो है वो फेवर में आए हैं अमेंडमेंट के और 22.27% वोट जो है वो उसके अगेंस्ट में। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट एक चीज यहाँ पर ये हम लोग को नजर आ रही है। देखो एक चीज तो आपको क्लियर है कि रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है रशिया के, बट यहाँ पर अभी जो चर्चाएं जो चल रही है इस पेज को लेकर, आगे की बात करूंगा मैं आपसे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में आ रहा है वो किसको लेकर आ रहा है, तो उसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि वोटर टर्नआउट को लेकर लोग बाग वोटर टर्नआउट को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, शायद आप में भी काफी सारे में ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो लोगों को लग रहा है कि अभी जो वोटर टर्नआउट रहा है वो ज्यादा इसलिए रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रशियंस के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है, इसीलिए माना होगा, ये भी एक पॉइंट होगा। बट वोटर टर्नआउट का ये वाला पॉइंट नहीं होता, आप वोटर टर्नआउट को इस चीज में मेजर नहीं कर सकते। वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान के चलो ये स्क्वायर जो है ये एक बस्ती है। अब इस बस्ती में 50 लोग रहते हैं, 50 लोगों में से मात्र 10 लोग गए वोट देने, यानी कि 20% लोग गए वोट देने, ठीक है। अब इस 20% वाले जो लोग हैं गाइस, तो ऑब्वियस ही बात है ये वोट देने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं अपनी कंट्री की जो पॉलिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करना। बट जो रिमेनिंग जो 40 लोग हैं वो नहीं चाहते कंट्रीब्यूट करना, दैट्स वाई वो लोग नहीं गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वोटर टर्नआउट कम होगा। बट अगर दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, दूसरी कंडीशन में अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं वोट देने, यानी कि मतलब लोग बाग जो है वो अवेयर है कि उनको अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स में पॉलिटी में कंट्रीब्यूट करना है, दैट्स वाई वो जा रहे हैं, राइट। वोटर टर्नआउट का मतलब ये नहीं होता कि सामने अगर जैसे कोई एक लीडर है, अब यहां पर लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इस लीडर को उनको वो पसंद नहीं करते, ये कोई वजह नहीं होती। अगर कोई इंसान इस लीडर को पसंद कर रहा है तो भी वो वोट देने जाएगा और वोट उसके अगेंस्ट में देगा, दैट इज काउंटेड एज अ प्रॉपर टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब ये नहीं होता है कि यार फेवरेबल, लोग बाग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार लोग वोट देने इसलिए ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये अमेंडमेंट पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है, लोग वोट देने तब भी जा सकते हैं अगर उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में देंगे ना वोट, राइट। वोटर टर्नआउट बढ़ने की ये वजह नहीं है कि लोगों के लिए ये अमेंडमेंट फेवरेबल है। वोटर टर्नआउट बढ़ने की जो वजह है वो एग्जैक्टली अवेयरनेस है, दैट इज द थिंग यू नीड टू नोट डाउन। क्योंकि आपको पता होगा ये अवेयरनेस और आई कैसे, इसकी अगर और डेप्थ में जाएं हम लोग, तो ये 1993 का जब पीरियड था तब उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी जो कि आज की रेट में। पहले लोग उतने अवेयर नहीं होते थे चीजों को लेकर जितने कि आज की रेट में। आज की रेट में आप लोगों के हाथों में मोबाइल फोन्स है, हम सबके हाथों में मोबाइल फोन्स है, सोशल मीडिया है, राइट। तुरंत इंफॉर्मेशन जो होती है वो आग की तरह लीक हो जाती है। कुछ हुआ होता है वो सेकेंड्स में पूरी कंट्री में फैल जाता है, लोगों को पता लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी। तो ये अवेयरनेस होती है, पहले के समय पे अवेयरनेस नहीं होती थी इसलिए लोग बाग जो है वो वोट देने नहीं जाते थे। बट आज की डेट में धीरे धीरे अवेयरनेस बिल्डअप हो रही है तो इसलिए लोग जा रहे हैं वोट देने और ये वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने आप लोग को इसलिए ये चीज यहाँ पर क्लियर रखी क्योंकि देखो ये तो एक पॉइंट रशिया का हुआ, बट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आ सकती हैं वोटिंग को लेकर। जैसे कि आप भी जानते हो कि इंडिया के अंदर भी जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो बातों को। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के साथ साथ ये वोटर टर्नआउट वाले मुद्दे को भी जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस मुद्दे पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा रहे हैं।
देखो सबसे बड़ी चीज तो इसमें पुतिन का फायदा हो रहा है। कैसे पुतिन का फायदा हो रहा है? तो देखो पुतिन के 2 टर्म्स जो है वो ऑलरेडी फिनिश होने वाले हैं, 2024 तक फिनिश हो जाएंगे पुतिन के दोनों टर्म्स। देखो होता क्या है कि रशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इलेक्शंस जो होते हैं ये 6 सालों के पीरियड के लिए होते हैं, 6 ईयर्स। एक प्रेसिडेंट जो होता है वो 6 सालों के टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट बना रहता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि एक प्रेसिडेंट 2 टेन्योर से ज्यादा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, री इलेक्ट नहीं हो सकता। 2 टेन्योर एक बार उसने फिनिश कर लिया, यानी कि लगातार जो है वो 12 साल उसने रूल कर लिया, उसके बाद उसको एक गैप लेना पड़ेगा। उस गैप के बाद फिर वो दोबारा से आ सकता है। जैसे कि पुतिन जो था वो पहले भी प्रेसिडेंट था। पुतिन की अगर हम लोग बात करें तो ये 1999 से लेकर 2008 के पीरियड में ये ऑफिस में था। उसके बाद फिर ये हम लोग को दूसरा देखने को मिला, फिर पुतिन दोबारा से आ गया तीसरे और चौथे टर्म के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको एक पीरियड का गैप देना पड़ेगा और उसके बाद फिर से ये आ सकता है। बट ये अमेंडमेंट के तहत जो है वो पुतिन जो है वो लॉन्ग टर्म तक सर्व करेगा। कैसे सर्व करेगा? क्योंकि अमेंडमेंट जब होगा तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो दोबारा से जो है वो टेन्योर की शुरुआत करेगा। यानी कि मान के चलो कि ये पुतिन के लिए एंड नहीं होगा, पुतिन के लिए न्यू बिगिनिंग होगी, ऐसा पुतिन का कहना है। ठीक है, और इसी प्रकार की चीजें, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़खानी नहीं की गई प्रेसिडेंट के टेन्योर को लेकर। प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो 6 सालों का फिक्स है और 2 टर्म लिमिट जो है वो उसकी फिक्स है कि कंटिन्यूअस आप 2 टर्म्स के लिए हो सकते हो, फिर एक गैप लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप री इलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट पुतिन जो है वो दोबारा से इसलिए आएगा 2024 और 2030 में, क्योंकि पुतिन के लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये न्यू बिगिनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की। तो ये चीज है, तो इसलिए आप कह सकते हो, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा कुछ तर्क आ जाए मेंस में भी या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि पुतिन इतने लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए जो है वो इलेक्शन में कंटिन्यू रहेगा, या फिर टेन्योर इसलिए इसका एक्सटेंड हो पाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो अमेंडमेंट जो हो रहा है वो न्यू बिगिनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की इटसेल्फ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की एक नई बिगिनिंग है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके अलावा दूसरी जो अमेंडमेंट है वो एक तो ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री पावर जो है और प्रेसिडेंशियल पावर को बढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गे मैरिजेस हैं उस पर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रशिया के ट्रेडिशंस में ये जो गे मैरिजेस वगैरह जो होती हैं वो सही नहीं मानी जाती, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। और मिनिमम वेजेस और पेंशन जो है उसकी गारंटी और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई है। ठीक है, यानी कि बेटर कर दी गई है। ये चीज है। दूसरे चेंजेस की बात करें गाइस तो यहाँ पर कहा गया है कि कंट्री का जो हेरिटेज है उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसको टॉप पे रखना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेमलिन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है ओवर लोकल और म्युनिसिपल अथॉरिटीज। जो लोकल और म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उससे ऊपर जो है वो माना जाएगा क्रेमलिन को, और भी ज्यादा उसको मजबूत किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब ये क्रेमलिन क्या है गाइस? तो देखो जब भी यूएसए की बात होती है तो हम लोग व्हाइट हाउस बोलते हैं ना, व्हाइट हाउस है यूएसए में, राइट? तो वैसे ही क्रेमलिन जो है वो रशिया का व्हाइट हाउस है, ये मान के चलो आप। ये ऐसा दिखता है ये पूरा किला, ये मॉस्को में हम लोग को देखने को मिलता है क्रेमलिन, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और इंपीरियल रेसिडेंस हुआ करता था पहले ये। आज की डेट में यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं रशिया के। ठीक है, ये जगह है ब्यूटीफुल सी, जैसे कि व्हाइट हाउस है यूएसए का, वैसे ही ये क्रेमलिन हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्रेमलिन क्या है, तो जो यूएसए का व्हाइट हाउस है जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, वैसे ही ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल रेसिडेंस है रशिया के प्रेसिडेंट का, समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो ऐसी चीजें भी आ जाती है। और कभी कभी मेंस में भी ऐसा आ सकता है, क्या पता रशिया ना लिखे, वो आप लोग को क्रेमलिन लिख दे। कई बार यूएसए की जगह व्हाइट हाउस लिख दिया जाता है ना कि व्हाइट हाउस ने ये वाला ऑर्डर पास किया है। और अभी भी अब से देखिएगा, आप एक और चीज कीजिएगा इस चीज को याद रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, कि कभी भी आप रशिया की अब बात करें तो आप एग्जैक्टली रशिया मत बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि क्रेमलिन ने ये ऑर्डर पास किया है। ठीक है, पुतिन ने ये ऑर्डर पास नहीं किया ऐसा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्रेमलिन ने ये ऑर्डर पास किया है। तो उससे क्या रहेगा कि आप 3-4 बार इस टर्म को यूज करेंगे तो 5वीं-6वीं बार में ये टर्म आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक और रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने लगाए हैं अमेंडमेंट में, कि अब यहाँ पर कहा गया कि कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस को सर्व नहीं कर सकता, यानी कि सरकारी सेवा हासिल नहीं कर सकता अगर उसके पास किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हो, या फिर उसका घर जो है वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो। ठीक है, रेसिडेंसी अगर उसकी किसी फॉरेन कंट्री की हो, तो ये वाली चीज भी है। तो यहाँ पर बेसिकली रशियन को ही स्पेसिफिकली प्रमोट किया जा रहा है पब्लिक ऑफिस के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान की बिलीफ के ऊपर भी ये सब चर्चाएं हुई हैं। बाकी ये सब चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। क्रेमलिन जरूर थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और अभी रशिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए गाइस, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका कहना है ये है कि इन्होंने अमेंडमेंट तो कर दी है, बट रशिया को इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जाएगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। और रशिया की जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो 6.6%
की दर से जीडीपी रिड्यूस होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में हम लोग को स्लो डाउन, क्या रिसेशन देखने को मिला है ना। तो ये भी एक चीज बताई जा रही है। ऑयल के प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी रशिया के हम लोग को देखने को मिलेगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि रशिया और अरेबिक कंट्रीज जो हैं उनके बीच में भी एक टशन भी चली थी। ईरान के साथ भी रशिया को लेकर भी कुछ इश्यूज वगैरह हम लोग को देखने को मिले थे, है ना, ये ऑयल वगैरह फैक्टर को लेकर भी। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने काफी बार डिटेल में चर्चा की हुई है ऑलरेडी, राइट। तो इन सब चीजों को नियर टर्म में, यानी कि एट प्रेजेंट या फिर कुछ समय शॉर्ट टर्म पीरियड में इन सब चीजों को फिक्स करना मुश्किल है। तो ऐसा बताया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा। और कहा यह भी जा रहा है कि रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी इंपोज किए जा चुके हैं इंटरनेशनली। जो 2014 में उसने क्रीमिया को कब्जे में लेने की बात जो करी थी, तब उस समय G8 से उसको हटा दिया गया था। आपको पता होगा ग्रुप ऑफ 8 नेशंस हुआ करते थे, फिर अब ग्रुप ऑफ 7 नेशन, G7 हम लोग को देखने को मिलते हैं। याद आ रहा है आपको, हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में, ये FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तब हम लोगों ने G7 की चर्चा करी थी और वो G8 हुआ करता था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर रशिया को निकाल दिया गया था 2014 में, फिर ये G7 हो गया। तो G7 जो था वो एग्जैक्टली G8 था, बट वो रशिया हट गया तो वो G7 बन गया। तो ये क्रीमिया इशू के बाद ही ये हम लोग को देखने को मिला था। तो ऑलरेडी काफी सारे सैंक्शंस जो है वो इम्पोज है रशिया के ऊपर। यूएसए और रशिया के बीच में भी टेंशन समय समय पर चलती रहती है, और भी काफी सारी, और इवन रशिया के ऊपर आरोप भी ये लगाया जाता है कि ये दूसरी कंट्री, हालांकि यहाँ पे दूसरी कंट्री लिखा हुआ है, बट मेनली जो है वो यूएसए है, कि यूएसए के अंदर जो है वो टैंपरिंग वगैरह करता है। इन द सेंस कि जैसे आपको पता होगा कि डिजिटल मीडिया में कुछ छेड़खानी करके यूएसए के इलेक्शंस जो है उसको थोड़ा सा वो मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे भी कई बार आरोप जो है वो हैकिंग वगैरह के, साइबर थ्रेट वगैरह के रशिया के ऊपर जो है वो ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये सब कुछ वजह है जिसको लेकर इंटरनेशनली जो है वो रिलेशंस रशिया के उतने अच्छे नहीं है दूसरी कंट्री के साथ, राइट। तो ये आईएमएफ का कहना है, और इकोनॉमी के मामले में रशिया जो है वो काफी मुसीबत रशिया को झेलने को मिल सकती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। और पेपर 2 से रिलेटेड गाइस सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि मेडिकल डिवाइसेस जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेंगी। 1 अप्रैल से ये चीज जो है वो अभी लागू हो चुकी है। और जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती है, हालांकि ये रिपीटेड टॉपिक है, मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मेडिकल डिवाइसेस यानी कि जैसे कि काफी सारी डिवाइस हो सकती है, जैसे कि बीपी चेक करने की जो मशीन आती है, राइट, और भी काफी सारी डिवाइसेस वगैरह। तो ये सब जो डिवाइसेस होती हैं मेडिकल की, तो कहा जा रहा है कि इन डिवाइसेस के प्राइस को भी कंट्रोल करना जरूरी है। इसको मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, ये दोबारा से अभी न्यूज में आ चुका है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी, मैंने आप लोग को ये वाला टॉपिक पढ़ा है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। और इसमें NPPA के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो इसको आप जरूर जाकर 17 दिसंबर 2019 को मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। इस दिन पे आप जाइए, 18 मिनट 8 सेकंड पे ये टॉपिक आपको पूरा मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है गाइस कि NPPA का काम क्या होता है कि जो कंपनी वगैरह जो होती है वो ओवर प्राइस करके अगर किसी दवाइयों को या फिर मेडिकल डिवाइसेस को बेचती हैं, तो उनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उनके प्राइजेस वगैरह को। और जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं गाइस, वो आज की डेट में ड्रग्स की कैटेगरी में उनको नोटिफाई किया जाएगा। उसकी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई जा चुकी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मेडिकल डिवाइसेस का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि काफी सारे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बीपी नापने की मशीन हो गई, और भी काफी सारी होती हैं, राइट। तो ये सब जो डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं गाइस, तो उनको लिस्ट किया गया है कि इन डिवाइसेस के प्राइसेस जो है वो बढ़ाए नहीं जाएंगे, ठीक है। और इनको ड्रग्स की तरह ही नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि दवाइयों की तरह ही जो रूल्स रेगुलेशंस दवाइयों के लिए लगाए जाते हैं, वो सेम रूल्स रेगुलेशंस मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ICMR 15 अगस्त को कोवैक्सीन जो है वो लॉन्च कर देगी। कोवैक्सीन बेसिकली कोरोना वायरस की वैक्सीन बताई जा रही है। इसका ह्यूमन ट्रायल जो है वो अभी कंडक्ट हो रहा है। हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, BBIL। तो इसके द्वारा जो है वो ये वैक्सीन तैयार की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है, और 15 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की जा रही है कि ICMR जो है वो इसको लॉन्च कर देगी। अब देखते हैं आगे चल के। बाकी अभी के लिए सिर्फ आप इन जनरल कोवैक्सीन के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि ये अभी जो है वो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो सही है, और इस पर अभी ह्यूमन ट्रायल्स चल रहा है। और अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट कर जाते हैं ह्यूमन ट्रायल्स इसके, यानी कि सक्सेसफुली सही हो जाता है, ये ब्लॉक कर पाती है आगे चल के एंटीबॉडीज वगैरह को प्रोटेक्ट कर लेती है, राइट, ब्लॉक कर देती है कोरोना वायरस को। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बहुत ही ज्यादा काम की मेडिसिन इंडिया के लिए देखने को मिलेगी, और ये फिर हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरी कंट्री में। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी थोड़ी सी रिवाइव होगी, राइट, दोबारा से। तो लेट्स प्रे कि क्या होता है, बट अभी के लिए ये कोवैक्सीन के बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। एंड गाइस, आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को पहले तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आई नो मैं थोड़ी सी गाइस अभी एट प्रेजेंट वॉइस वगैरह थोड़ी मेरी लो हो सकती है बीच बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी कंप्लीट बेड रेस्ट में हूँ मैं, राइट। बट थोड़ा सा इसमें कुछ दिनों के लिए और बेयर कीजिएगा, 15 दिन का समय बोला है डॉक्टर ने, हालांकि कुछ दिन और बचे हुए हैं, एक हफ्ता मान के चलो आप, और शायद उसमें रिकवर हो जाऊं मैं। तो थोड़ा सा बस कुछ समय के लिए बियर कर लीजिएगा इस प्रकार से। और टाइमिंग जो है वो लेक्चर का भी फ्लक्चुएट आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिन में दोबारा से मतलब टाइमिंग जो है वो थोड़ा टैकल करके चलूँ, बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा है कुछ कुछ वजहों के चलते, क्योंकि ये लेक्चर भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मतलब मान के चलो कि इसकी स्लाइड्स वगैरह बनाने में ही काफ़ी समय जो है वो लग जाता है, और वैसे भी अभी लेट के काम कर रहा हूँ तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, बट फिर भी मेरी तरफ से पूरी मैं अपने इनपुट्स दे रहा हूँ, राइट। बाकी थोड़ा बहुत दिन की बात है, फिर दोबारा से फिर से हम लोग जो है वो जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलाएंगे, ठीक है। और रही बात डेली टेस्ट को लेकर भी, मेरे पास काफी सारे बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आए थे। तो गाइस डेली टेस्ट कुछ दिन और रुक जाओ, फिर हम लोग डेली टेस्ट भी नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के। 3-3 पॉइंट्स में उसके मेरिट डीमेरिट्स लिखिएगा। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ये टॉपिक भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले इंग्लिश हिंदी ये दोनों में नोटिस है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। एंड गाइज ये आप हमारे नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, बट रुकिएगा अभी, कहीं जाइएगा नहीं। मैं अभी आपको 2 मिनट की एक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। 2 मिनट का एक वीडियो और चलेगा अभी इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए, जहां पर 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 में से आपने कितना स्कोर किया है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।